नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट की क्लास को हर रोज की तरह मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, सूर्य बनकर चमकना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपनी रातों को कोई खराब नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो कंबल में लिपटकर आराम से 10-12 घंटे की नींद ले और सुबह का सूरज उसकी वाहवाही पूरे संसार में करा दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आराम से सोएं भी और सूरज आपके लिए चमके। अगर आपको सूरज अपने लिए चमकाना है तो रातों को मेहनत करनी होगी। जो रातों को मेहनत करेगा वो ही सूर्य बनकर चमकेगा। यही है मतलब इन सब लाइनों का। तो दोस्तों, याद करते हुए उस सूर्य को जिसकी तरह तुम्हें चमकना है, मेहनत करते रहिए और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2026 से 10% एलपीजी आयात हेतु ऐतिहासिक समझौता किया है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप थे, वो भारत से कुछ ना कुछ लेने के चक्कर में थे। वो चाहते थे कि भारत के साथ कोई ऐसी डील हो जिससे भारत से वो फायदा उठा सके, क्योंकि भारत जो भी अमेरिका को निर्यात करता है उसमें वह फायदे की स्थिति में रहता है। अब वो भी चाहते हैं कि जो अमेरिका को व्यापार घाटा होता है भारत के साथ व्यापार करते हुए, कि उसको बराबर किया जाए। तो इसी के संबंध में अभी क्या किया है, भारत ने 10% एलपीजी का 10% एलपीजी का समझौता किया है। समझौता किया है किसके साथ? तो यूएसए के साथ। ठीक है, ये समझौता लागू कब से होगा? तो 10% खरीद, एलपीजी खरीद समझौता ये लागू होगा 2026 से। ये 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ये समझौता जिसे भारत ने माना है किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ एलपीजी खरीद के लिए भारत ने 2026 में लागू होने वाले 1 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब भारत जो है अमेरिका यूएसए से 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे बोलते हैं हम क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये 2.2 मिलियन टन भारत इसकी खरीद करने वाला है अमेरिका से। और जो क्या होगा, जो भारत की कुल आयात यानी आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से हम जितनी गैसें मंगाते हैं पूरे वर्ष में, उस आयात का 10% होगा। 10%, इसीलिए क्या कहा गया है, 10% एलपीजी समझौता भारत ने उसके साथ किया है। भारत जो है भारत जो है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशी आयात पर संबंध वो आयात पर क्या है, आयात पर निर्भर है। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी दूसरे देशों से आयात करता है। ठीक है, दूसरे देशों से क्या करता है, आयात करता है यानी मंगाता है। 60% जितनी हमारी जरूरत है उसका 60% हम विदेशों से अपने यहाँ मंगाते हैं। इसी पर नजर रखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ ये 1 वर्ष के लिए समझौता किया है। अब आप बोलोगे कि 1 वर्ष के लिए ही क्यों समझौता किया गया है? चलिए, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मैप पर। कहां पर चलना पड़ेगा? तो मैप पर, क्योंकि यह है हमारा प्यारा भारत और जो हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर है? तो हिंद महासागर में स्थित है। और इससे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए अगर हम यहाँ पहुंचे तो ये यूनाइटेड स्टेट है। ये वाला रास्ता मैंने क्यों बताया? क्योंकि भारत के पश्चिम में आप ये जो देख रहे हैं गल्फ देश या खाड़ी देश जो आप देख रहे हैं, ये गैस और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए क्या है, प्रसिद्ध है।
अब भारत इससे ना मंगाते हुए इससे मंगा रहा है, तो उसका कारण क्या है? अमेरिका जो भारत के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू अननेसेसरी प्रेशर बना रहा है और उसके चक्कर में पाकिस्तान को वो फायदा दे रहा है। ऐसा ना हो तो वो अमेरिका भी खुश रहे और अपना काम भी चलता रहे। इसके लिए भारत ने ये समझौता किया है। अब इससे भारत को क्या चुनौती होंगी? तो एक तो यहाँ से यहाँ तक लाने में खर्च ज्यादा होगा, ठीक है ना? रास्ता बड़ा है तो खर्च ज्यादा होगा ही होगा, यानी किराया इसमें ज्यादा लगेगा तो महंगा पड़ेगा। साथ ही जो ये एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी के दो घटक होते हैं, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन, ठीक है। अब जो अमेरिका से यूएसए से जो हम गैस मंगाएंगे उसमें प्रोपेन की मात्रा क्या होती है? मात्रा अधिक होती है, प्रोपेन की मात्रा अधिक होती है। जबकि भारत जो उपयोग करता है उसमें ब्यूटेन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब जब भारत अमेरिका से मंगाएगा तो उसके लिए हमें ऐसी क्षमता भी चाहिए जो हम इसको बदल सके, यानी अपने उपयोग जैसा बना सके, ये क्षमता भी चाहिए। यानी भारत को इसके लिए फैसिलिटीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ये हो गए एलपीजी के घटक। साथ ही एलपीजी की बात करें तो एलपीजी एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, गंधहीन गैस है, तो ये भी याद रखेंगे। एलपीजी क्या है? जो हमारे यहाँ सिलेंडरों में भरी जाती है वो एक गंधहीन और रंगहीन गैस है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? हमारे यहाँ तो रसोई में जब गैस लीक होती है तो बहुत बुरी बदबू आती है कि नहीं? तो वो क्यों आती है? ये रंगहीन और गंधहीन गैस है, लेकिन इसके रिसाव को पता करने के लिए, एलपीजी के रिसाव का पता करने के लिए एक इसमें पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम है एथिल मरकप्टेन। कौन सा? एथिल मरकप्टेन। ये मिलाया जाता है। जो आपको सुगंध आती है या गंध आती है गैस रिसाव की, वो क्या है? एथिल मरकप्टेन की है, ना कि एलपीजी। एलपीजी एक रंगहीन है और गंधहीन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक। तो अब इसके बाद बात करें हम किसकी? तो बात करते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। एक ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन जल्दी जल्दी इसका कर लेते हैं। अगर बात करें इसकी तो ये यूएसए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश आबादी के आधार पर कौन सा है? अमेरिका है। वैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है, ठीक। अगर बात करें इसकी तो इसकी जो ऊपर वाली सीमा रेखा है वो कनाडा के साथ बॉर्डर साझा करती है, कनाडा और नीचे यूएसए। अब जो ये लाइन है ये किसके द्वारा खींची गई है? तो हमारी पृथ्वी को कई हिस्सों में बांटा गया है डिग्री में। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो 20 से हम इसे काट दें तो ये है हमारी भूमध्य रेखा। ऐसे ये 0 डिग्री भी कहलाती है क्योंकि 0 डिग्री इसको माना गया है। इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री जितना भी चलेंगे तो हम उत्तर की साइड में जा रहे हैं, तो इन अक्षांशों को हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अब नीचे की ओर 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री काटेंगे तो नीचे के ये साउथ पोल है, तो इसे हम उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध को हम साउथ के नाम से जानते हैं, ठीक। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं 49 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश में, तो ये उत्तरी अक्षांश है जो कनाडा और अमेरिका को अलग करता है। तो 49 डिग्री नॉर्थ द्वारा इनकी सीमा का निर्धारण होता है, ठीक है। और बात करें अगर इसमें कौन कौन और सीमा बनाती है, तो यहाँ पर आपको 5 झीलें देखने को मिलेंगी। पहली झील का नाम क्या है? सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, चौथी इरी और पांचवी ओंटेरियो। तो ये हमारी पांचों झीलें हो गई, जिसमें से ये आप सुपीरियर देख रहे होंगे। ये क्या है? यहाँ पर आपको एक झील देखने को मिलती है कैस्पियन सागर, जिसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन वो एक झील है। तो कैस्पियन सागर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में नोट करेंगे, ये दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
कौन सी है? तो ये सुपीरियर है। साथ ही उत्तरी अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है। तो सुपीरियर के बारे में आप ये सब याद रखेंगे। नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे का बॉर्डर इसका मिलता है मैक्सिको, और मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक नदी है जिसका नाम है रियो डी ग्रांडे। क्या नाम है? रियो डी ग्रांडे। और ये रियो डी ग्रांडे नदी दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। बात करें यूएसए की राजधानी की, तो वाशिंगटन इसकी राजधानी है। साथ ही इसकी मुद्रा क्या है? तो डॉलर इसकी मुद्रा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। ठीक है। यूएसए में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य है। इन राज्यों में से सबसे बड़ा जो राज्य है, वहां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसमें ये माउंट डेनाली चोटी पड़ती है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप यहाँ देखेंगे यूएसए, कनाडा, और ये वाली जो जगह है ये भी यूएसए की है, और इसका नाम है अलास्का। और ये अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। बात बराबर। अब बात करें हम इसके सबसे लंबी नदी की, तो यूएसए की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है मिशोरी नदी। क्या नाम है? तो मिशोरी नदी। और मिशोरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक है। और ये क्या है? विश्व में एकमात्र नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। आकार का डेल्टा बनाती है। अब ये पक्षी का पंजा के आकार का डेल्टा क्या मतलब है? जहां पर नदी निकलकर समुद्र में मिलती है, यानी जहां पर ये समुद्र में मिलती है तो वहां पर ये इसका वेग कम हो जाता है, यानी इसकी गति कम हो जाती है, और ये अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है, यानी छोटे छोटे नालों में बट जाती है। तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी पक्षी ने पंजा रख दिया हो, ऐसा इसका डेल्टा दिखाई देता है। तो इसे पक्षी के पंजे के आकार पर डेल्टा बनाने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो रॉकी पर्वतमाला है, और ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित ये पर्वतमाला है। तो ये बात किसी आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। ठीक है। तो अभी इसमें सब कुछ हमने पढ़ ही लिया। ठीक है। अब यहाँ की सबसे निचली, यहाँ का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो सबसे निचला बिंदु है मृत घाटी। और ये किसका हिस्सा है? तो ये मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। मोजावे मरुस्थल का हिस्सा कौन सा है? मृत घाटी है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। आज आपके लिए अक्टूबर महीने के रिवीजन के क्वेश्चन लेकर आया हूं। हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित हुआ है? यानी कौन सा जिला है जो पूरी तरह से बाल विवाह से मुक्त हो गया है? इसका नाम है बालोद। बालोद जिला भारत का बाल विवाह मुक्त जिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के किस अवसर पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? तो इसकी 100वें जो इसका स्थापना दिवस है उसके अवसर पर जारी किया गया है। हाल ही में ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। हाल ही में गज रक्षक ऐप किसके लिए बनाया गया है? तो ये हाथी और मानव संघर्ष को रोकने के लिए या हाथी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है गज मित्र ऐप, गज रक्षक ऐप। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनकर पुनः निर्वाचित हुआ है? कौन? भारत। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, एक कमेटी है जिसका नाम है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है। ये क्या करती है? ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक समिति का निर्माण हुआ था 1963 में। किसमें? तो इसका निर्माण हुआ था, स्थापना 1963 में। किसके द्वारा हुई थी? तो दो संस्थाओं ने, एक वर्ल्ड फूड
ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और दूसरी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, दो संस्थाओं ने मिलकर एक संस्था की स्थापना करी कि जिससे हमारी जो खाने पीने के पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता को क्या किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए अब जो ये कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसमें कोडेक्स इसके 18वें सत्र में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन है, इसका 48वें सत्र में जो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन, उसमें भारत को शामिल किया गया है। भारत को शामिल किया गया है किसके लिए? तो एशिया के लिए, एशिया क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है। तो किसके लिए? एशिया क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है कि एशिया क्षेत्र में जो खाने की जो वस्तु हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहे, शामिल किया गया है। भारत को सर्वसम्मति से, यानी जितने भी देश हैं सर्वसम्मति से भारत को इसमें चुना गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने विरोध किया हो, बिना चुनाव के ही सबने कह दिया हाँ भाई भारत को चुना जाना चाहिए, तो भारत को इसमें चुन लिया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है वो किया है जो हमारे FCCI के सीईओ हैं, FCCI के सीईओ हैं, और जिनका नाम है रजित पुन्हानी, श्री रजित पुन्हानी। इन्होंने हमारा क्या किया है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो किसने स्थापना की थी? FAO और WHO ने इसकी स्थापना की थी। तो इन दोनों के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इटली में इसका मुख्यालय है। बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष यानी खाने वाली संस्था के अध्यक्ष कौन हुए? तो को ड्यूम। क्यों खाया तुमने? को ड्यूम, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। दूसरी संस्था हमने देखी थी कौन सी? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से हम इसे जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करें इसके वर्तमान हेड की यानी इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडेनॉन, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में उन्मेष महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी कहाँ पर हुआ है? पटना में। पटना में इसका आयोजन। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो बूढ़े लोगों का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजीव वर्मा 1 अक्टूबर 2025 को किस पद का कार्यभार संभालेंगे? तो ये दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे राजीव वर्मा जी। हाल ही में प्रवीर रंजन किस बल के महानिदेशक बने हैं? तो ये CISF के महानिदेशक बने हैं और उनका नाम है प्रवीर रंजन। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में भारत में किस विश्वविद्यालय ने सबसे बेहतर स्थान हासिल किया है? दोस्तों एक विश्व या वैश्विक शिक्षा विश्लेषण, इसको ध्यान में रखते हुए जो QS वाली संस्था है ये रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, और इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है QS सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड, विश्व
रैंकिंग इसने जारी की है, ठीक है, विश्व रैंकिंग इसने जारी की है। और इसने कहा है कि स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, स्वीडन के विश्वविद्यालय, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लुंड विश्वविद्यालय, इसको नंबर 1 स्थान मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि इसने कहा है ये दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय है। क्या कहा है? दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय, टिकाऊ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो लुंड है, ठीक है। अब ये जो रैंकिंग है ये 2023 से जारी हो रही है, 23 से जारी है, यानी 23, 24, 25, 3 वर्ष ये जारी की। जो पहले 23 और 24 यानी दोनों वर्षों में कौन सी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था? तो पहला स्थान जो मिला था उसका नाम है टोरंटो विश्वविद्यालय। किसको? तो टोरंटो यूनिवर्सिटी को पहले 2 साल क्या मिला? पहला स्थान मिला। इस बार टोरंटो यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही, पहले पर लुंड, दूसरे पर टोरंटो। टोरंटो हर साल से पहले पर थी, लेकिन इसका स्थान लुंड ने नीचे कर दूसरे स्थान पर ला दिया है। अगर बात करें इसमें कितने देश शामिल हुए, तो इसमें 106 देश, इसमें 106 देशों के लगभग 2000 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, 2000 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। अब इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग आई है? तो टॉप 100 में, यानी टॉप 200 में, टॉप 200 में भारत का कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। जो भारत का टॉप में आया है, यानी भारत का नंबर 1, उसका नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को पहला स्थान मिला है। और इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है? तो इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग 205 है, ठीक है। विश्व में 205वें स्थान पर भारत का आया है। दूसरे में IIT बॉम्बे है, दूसरा भारत का बेस्ट IIT बॉम्बे है, और उसकी रैंक 236 है। तो भारत का IIT दिल्ली सबसे टॉप पर रहा, जिसकी विश्व में रैंक 205 रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? सस्टेनेबल रैंक है। अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें IIT दिल्ली की, तो इसकी रैंक पिछली यानी 2026 में कितनी रही थी? तो 123। 2024 में कितनी रही? 123 रही, ठीक है। इसमें अगर बात करें QS वर्ल्ड रैंकिंग में, अगर सस्टेनेबल रैंकिंग की बात करें तो कितनी है? 100, 205 और 236। लेकिन सिर्फ QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो उसमें दिल्ली का स्थान कौन सा है? 123वां स्थान है। तो ये भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और QS वर्ल्ड रैंकिंग में बॉम्बे का कितना है? तो 129वां स्थान है। वैसे 236वां है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सतत उसमें कितना स्थान है? तो 236 है, वैसे 129 है। अब बात करें इसमें से सबसे ज्यादा जो संस्थान शामिल हुए उसकी भी रैंक जारी हुई, और उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा जो हमारे संस्थान है इसमें शामिल हुए, और इन शामिल करने वालों में भारत चौथा स्थान हासिल किया, क्योंकि भारत की 103 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर USA, दूसरे पर चीन, और तीसरे पर यूके, यूनाइटेड किंगडम ने इसमें स्थान हासिल किया। यूके की 200, यूएसए की 240, चीन की 163 और यूके की 109 विश्वविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, हाल ही में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन हमारे दिल्ली में हुआ। हाल ही में दुनिया के पहले व्यक्ति जिनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर पार हुई है, यानी दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति इतनी है, तो वो है एलन मस्क। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 2023 में दंगों के मामलों में सबसे अधिक था? तो वो मणिपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस भारतीय गायक अभिनेता को उनकी फिल्म चमकीला के लिए मिला था? तो ये थे दिलजीत दोसांझ, इनको ये पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सबसे ज्यादा नगद पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? दोस्तों, जो हमारे सबसे ज्यादा पुरस्कार किसमें मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को मिला है। किसको? तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को इसमें पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या है? हमारे यहाँ पर 2021 में
2021 में एक मिशन शुरू होता है जिसका नाम था राष्ट्रीय गोकुल मिशन। कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2021 में। इस मिशन के तहत कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय इसमें कार्य करता है। तो ये किसके अधीन आता है? तो इसका मंत्रालय हुआ मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन हुए? तो राजीव रंजन या इनका नाम है उर्फ लल्लन सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये इसके वर्तमान मंत्री हैं। अब इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? तो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला जो पुरस्कार है वो दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को, यानी सब किसान कौन सा है जिसने डेयरी के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया है। दूसरी इसकी श्रेणी होती है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी संघ, ठीक है। और तीसरी इसकी जो श्रेणी है वो है कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कौन किसान है जिसने सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया, कौन सी ऐसी सहकारी संस्था है जिसने सबसे ज्यादा दूध इकट्ठा किया, और कौन सी ऐसी कृत्रिम तकनीक है जिसने ऐसे पशुओं का विकास किया जो अधिक से अधिक दूध दे सकें। यानी तीनों चीजें ऐसी हैं जो दूध को बढ़ाएं, इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है उसको 5 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे को 2 लाख का इनाम दिया जाता है, ठीक है। तो 3 में दिया जाता है। साथ ही जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र असम वगैरह, पूर्वोत्तर क्षेत्र प्लस जो हिमालय राज्य हैं, हिमालय के राज्य, उनके लिए विशेष पुरस्कार अलग से दिया जाता है। वो कितने का होता है? 2 लाख का। तो 2 लाख का ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। अब ये पुरस्कार इनकी घोषणा हुई है, क्या क्या नाम होंगे मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन ये पुरस्कार की घोषणा हो गई, इनको इनाम कब मिलेगा? तो 26 नवंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। उस दिन इनको पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। इसी दिन पुरस्कार इनको दिए जाएंगे, ठीक है। इस दिन पुरस्कार क्या होंगे? इनको दिए जाएगा। अब इसी दिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ श्वेत क्रांति के जनक, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इनका जन्म दिवस होता है 26 नवंबर को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। जो उसी दिन ये पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्गीस कुरियन, जिन्होंने भारत में श्वेत क्रांति जो दूध के उत्पादन से संबंधित है उसको शुरू किया, उनका नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन था। तो इनके जन्मदिन पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तीनों श्रेणी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी इनकी श्रेणियां हैं। तो पहली श्रेणी जो है देसी नस्ल को पालने के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान कौन से हैं? तो श्री अरविंद यशवंत पाटिल हैं, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं। तो सबके टॉप तो आप याद रखेंगे ही। दूसरा नंबर कनकवाल कृष्ण रेड्डी, जो हैदराबाद के हैं। संयुक्त रूप से तीसरे पर 2 लोग आए हैं, हर्षित झुरिया और कुमारी श्रद्धा सत्यावन धवन, जो महाराष्ट्र और सीकर राजस्थान से हैं। अगर बात करें हिमालयी क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में से, तो श्रीमती विजयलता और प्रदीप पांगड़िया को, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको बताया था इनको 2 लाख की राशि मिलेगी, इनको 5 की, इनको 3 की, इनको 2 की। और जो पूर्वोत्तर या हिमालय राज्य हैं उनमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अलग से पुरस्कार दिया जाता है 2 लाख रुपए का। दूसरी श्रेणी है इसमें सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, यानी जिसने बहुत अधिक मात्रा में दूध इकट्ठा किया है उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मीननगढ़ी जो संस्करण लिमिटेड है वायनाड केरल का, इसको प्रथम स्थान दिया गया है, ठीक है। बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो कुल्हा दूध उत्पादक सहकारी समिति है, इसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया।
हाल और तीसरा जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन, इसमें किसे मिला है? तो दिलीप कुमार प्रधान जो उड़ीसा के हैं उनको मिला है। विकास कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान को मिला है। श्रीमती अनुराधा चकली जो आंध्र प्रदेश से है उनको मिला है। साथ ही हिमालय क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट में असम में दिलवर हसन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो हाल ही में अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों को आत्मनिर्भर मिशन की अवधि कितनी रखी है, यानी कब तक हम दालों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तो अगले 6 वर्षों में, यानी कब तक? 2030 तक हम आत्मनिर्भर होंगे और दालों का उत्पादन हम दुगना कब करेंगे? दुगुना हम कर देंगे 2047 तक, ये भी हमारा लक्ष्य है। हाल ही में विमोचन किया गया दे विल शूट यू मैडम, ये किसकी है? तो जब इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई तो उसके ऊपर एक किताब लिखी है, और ये किताब किसकी लिखी है? तो ये हरिंदर बवेजा की है। आर रामचंद्रन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वेणु श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में वेणु श्रीनिवास को CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये क्या है CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार? इसको एक बार हम समझ लेते हैं। आई की एक्सीलेंस समिट जो आयोजन कहां पर हुआ? तो ये अभी कलकत्ता में हुआ। और ये कौन सा संस्करण था इसका? तो ये इसका 33वां संस्करण था। 33वें संस्करण का आयोजन कहां पर? कलकत्ता में आयोजित किया गया। अब इसमें उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जो भारत के नवीकरण के क्षेत्र में यानी विनिर्माण के क्षेत्र में हिस्सेदारी निभा रहे हो, यानी भारत का जो विनिर्माण है उसको बढ़ा रहे हो, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसी में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जो टीवीएस, हमारे यहाँ पर टीवीएस की जो कंपनी है उसके टीवीएस के जो चेयरमैन है श्रीनिवास, चेयरमैन, और उनका क्या नाम है? श्रीनिवासन, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। अब इस एक्सीलेंट समिति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारत में विनिर्माण हो रहा है, ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको वैश्विक उत्पादन का 3% से बढ़ाकर कितना कर देना है? 25% कर देना है। यानी हम जो विश्व में भागीदारी निभा रहे हैं विनिर्माण के क्षेत्र में 3% की, उसको हम क्या कर देंगे? बढ़ाकर 25% कर देंगे, यानी 1/4 उत्पादन हमारे यहाँ हो विश्व का, ऐसा इसका लक्ष्य है। साथ ही दूसरा इसका लक्ष्य है 10 करोड़ नौकरियां देना, 10 करोड़ नौकरियां देना इसका दूसरा लक्ष्य है। चलिए, तो ये है, अभी इनको पुरस्कार मिला है। 2026-27 के लिए गेहूं का नया MSP क्या तय किया गया है? तो नया MSP जो तय किया गया है वो 2585 रुपए प्रति क्विंटल है। ठीक है। हाल ही में BRO द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर बनाई गई है? तो ये मिंगला पास पर बनाई गई है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये मिंगला पास किस राज्य में स्थित है, उपस्थित है, यानी है ना। तो मिंगला कहां पर है आपको लिखना है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। व्योम मित्र रोबोट किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो जो हमारा गगनयान मिशन है उसके तहत। और गगनयान मिशन भेजने का हमारा कब का लक्ष्य है? तो 2027 के। इसमें एक रोबोट भी भेजा जा रहा है जिसका नाम है व्योम मित्र। व्योम का होता है अंतरिक्ष का दोस्त। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, नए आधार ऐप की प्रमुख सुविधा कौन सी है जिससे बिना भौतिक कार्ड दिखाए आधार साझा किया जा सकता है? अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है UADAI, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या है इसका फुल फॉर्म? भारतीय
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में स्थापना हुई थी और इसी के द्वारा आधार कार्ड बनाया गया। आधार कार्ड बनाया गया, ठीक है। तो इसी के द्वारा आधार कार्ड बनाया गया था। अब इसने क्या किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है। नया ऐप लॉन्च किया है जो आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर मिलेगा। एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। अब इसमें क्या होगा कि आप एक क्यूआर कोड के माध्यम से अपने डिजिटल आधार कार्ड को अपने फोन में रख सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके फोन में है, यहाँ तक कि पैसा भी आपके फोन में है। तो आधार कार्ड को क्यों फोन में ना रखा जाए और आसानी कर दी जाए लोगों को हर जगह दिखाने की और डॉक्यूमेंटेशन को कम करने की। इसको देखते हुए अभी क्या किया गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं और क्यूआर और फिंगरप्रिंट के द्वारा उसको आप क्या मिलेगा, आपको उसका आप उसको खोल सकते हैं। ऐसा इन्होंने प्रबंध इस ऐप में किया है। साथ ही एक फोन में आप 5 से ज्यादा आधार कार्ड नहीं रख सकते, ऐसी भी व्यवस्था इन्होंने की है, ठीक है। तो डिजिटल माध्यम से करने के लिए किया गया है और क्यूआर कोड और वेरीफाई के माध्यम से इसको खोला जा सकता है। हाल ही में कोल इंडिया की पहली संपूर्ण महिला संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई कहां शुरू की गई है? तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में की गई है। कोरबा छत्तीसगढ़ में खोली गई है। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल एक्स किसने आयोजित किया? तो ये हमारे तट रक्षक बल है। तट रक्षक बल उन्होंने आयोजित किया है, जो हमारी तटों की रक्षा करते हैं। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये बारबडोस देश में, बारबडोस और इसके ब्रिज टाउन में, बारबडोस के ब्रिज टाउन में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है फिलीपींस में। फिलीपींस में लॉन्च किया है। हाल ही में युवा एआई फॉर ऑल कोर्स किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एआई को बढ़ावा देने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी सरकार है, ये एक योजना लेके आई है कि लोगों को जो एआई के प्रति है उसके एआई के प्रति की जानकारी दी जाए। इसके लिए क्या किया है, युवा एआई फॉर ऑल ये कोर्स शुरू किया गया है, ठीक है। ये कोर्स शुरू किया गया है, ठीक है। किसने किया है? तो हमारी जो माइटी मंत्रालय है, माइटी मंत्रालय, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। इन्होंने इसे शुरू किया गया किसके लिए? कि लोगों में एआई के प्रति जानकारी दी जाए, इसके लिए शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्या है इसका नाम? तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की है। लॉन्च कब किया गया? तो लॉन्च इसको 18 नवंबर को किया गया, ठीक है। इसकी अवधि कितनी है, यानी कितने समय का ये प्रोग्राम है? तो इसकी अवधि 4.5 घंटे है, यानी 4.5 घंटे का आपको कोर्स है जिसमें एआई के बारे में आपको जो मूलभूत जानकारी है वो दे दी जाएगी। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि 1 करोड़ नागरिकों को एआई की शिक्षा देना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। एआई की शिक्षा 1 करोड़ लोगों को देना, इसका ये लक्ष्य रखा गया है। अब बात करूं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ये कोर्स जारी कर रही हैं, तो फ्यूचर स्किल, तो संस्थाएं कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इसकी संस्थाएं लिख देते हैं। संस्था जो इसकी ट्रेनिंग देंगी, यानी एआई को चलाने के लिए आपको कोर्स भी तो लेना पड़ेगा। वो कोर्स कौन देने वाला है? तो फ्यूचर स्किल प्राइम देने वाला है। पहली संस्था कौन सी है? तो फ्यूचर स्किल
प्राइम ये देगा। दूसरा इसका सिलेबस कौन देगा, तो आई गोट क्रमयोगी, कौन सा, तो आई गोट क्रमयोगी। ये दो संस्थाएं हैं जो प्लेटफॉर्म है जो इसके कोर्स को आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो एआई आप भी जान जाएंगे, ऐसा हमारी सरकार का कहना है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस आंद्रोथ किस श्रेणी का है, तो ये अर्नाला श्रेणी का है। अर्नाला जो एक पनडुब्बी रोधी जहाज है उसी श्रेणी का है। हाल ही में मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया गया है, तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने 1200 वर्ष पुराने मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ खोजा है, तो ये तुर्की ने खोजा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस मेल प्लेटफॉर्म पर आपका अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो जोहो मेल पर किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हॉर्नेबल महोत्सव 2025 में किस देश को कंट्री पैटर्न नामित किया गया है, कंट्री ऑफ पार्टनर नामित किया गया है। दोस्तों हमारे यहाँ पूर्वोत्तर में एक देश है जिसका नाम है नागालैंड। तो कौन सा देश है, नागालैंड। और नागालैंड जिसकी स्थापना कब हुई, तो 30 नवंबर 1963 में हुई। तो इसकी स्थापना के अगले दिन, नवंबर से अगले दिन 1 दिसंबर से यहाँ कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला है। कब तक, 10 दिसंबर तक चलने वाला है। अब इस त्योहार में जो पार्टनर बनाया गया है, इस त्योहार में पार्टनर देश कौन सा होगा, यानी सहयोगी देश कौन सा होगा, तो उसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम को इसका पार्टनर देश बनाया गया है। अब ये जो हॉर्नेबल महोत्सव है इसका आयोजन किस स्थान पर हो रहा है, तो एग्जामिनर इसको हमेशा पूछता है, क्योंकि हॉर्नेबल को हम किससे जानते हैं, त्योहारों का त्योहार के रूप में हम इसे जानते हैं। हॉर्नेबल को हम कैसे जानते हैं, त्योहारों के त्योहार के रूप में हम इसे जानते हैं। नागालैंड का सबसे प्रमुख त्योहार है, वहां की सांस्कृतिक पहचान है ये, मान लीजिए आप, क्या, हॉर्नेबल फेस्टिवल। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। 2000 में इसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें पार्टनर देश यूके को बनाया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम इसमें क्या होगा, बनाया जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, हॉर्नेबल क्या है, एक पक्षी है, और जो नागाओं के लिए पूजनीय है। क्या है, पूजनीय, नागाओं के लिए पूजनीय है, इसलिए यहाँ पर हॉर्नेबल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर किसामा, यहाँ पर जो नागालैंड है उसकी राजधानी किसामा है, वो उसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है। कोहिमा में एक स्थान है किसामा हेरिटेज विलेज, ये कहां पर है, तो ये कोहिमा नागालैंड में, तो वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आयोजन है, ये इनका सांस्कृतिक त्योहार है जिसको ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, ये है हॉर्नेबल पक्षी, ठीक है, जो इनका पूजनीय पक्षी है। अब बात करें हम किसकी, अब बात करते हैं हम नागालैंड की। नागालैंड जो हमारा पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है, कहां पर, ये रहा। इसका ऊपर वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इधर वाली सीमा इसकी असम से मिलती है, और नीचे वाली इसकी मणिपुर से। तो मणिपुर, आसाम और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों, साथ ही म्यांमार से ये बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, अब इसके बारे में जितनी भी जानकारी है मैं आपको इधर लिख देता हूं। ठीक, चलिए पीले से लिख देते हैं, सही है, तो पीले से हम इसके बारे में जानकारी लिख देते हैं। बात करें नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी, तो राजधानी है इसकी कोहिमा, इसकी राजधानी है। राज्यपाल है इसके अजय भल्ला इसके राज्यपाल हैं। बात करें सीएम की, तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो, यहाँ के सीएम है। यहाँ का त्योहार आपको पता ही चल गया, त्योहार कौन सा है, तो त्योहार है यहाँ का हॉर्नेबल यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। ठीक है, हॉर्नेबल यहाँ का सबसे प्रमुख
त्योहार है। यहाँ की अगर बात करें, एक नेशनल पार्क पाया जाता है, यहाँ का नेशनल पार्क एक ही है और जिसका नाम है इतांकी, इतांकी नेशनल पार्क। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहाँ की सर्वोच्च चोटी है सारामती, सारामती यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। बराबर, तो ये हो गई नागालैंड के बारे में पूरी जानकारी। चलिए, हाल ही में मोरा चोंगबा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये किस राज्य का त्योहार है? तो मोरा चोंगबा त्योहार है मणिपुर का। हाल ही में भारत किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की विश्व कांग्रेस में अपनी पहली रेड लिस्ट जारी करेगा? तो IUCN। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत की पहली सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो SDR आर्किटेक्चर का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका पहला IRS से 0.1 संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहा सर क्रीक विवाद भारत किस सिद्धांत से अपनी सीमा निर्धारण करता है? तो थालवेग सिद्धांत से। थालवेग सिद्धांत जो क्या है? ये सर क्रीक है, किसके बीच विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्षेत्र है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध में ये क्षेत्र पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन से नए फसल को नुकसान कवर करने का प्रावधान किया है? तो हमारे यहाँ पर एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी फसलें हैं अगर उनका आप बीमा करा लेंगे तो आपकी प्राकृतिक आपदाओं के से जो नुकसान होता है उसमें आपको हर्जाना दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि जंगली जानवरों और हमले और धान के खेतों में जल भराव से नुकसान पर भी ये क्या करेंगे, ये अब मुआवजा देंगे। लेकिन कब? जब आपने ये बीमा लिया हुआ हो, बीमा लिया हो। इसमें क्या किया गया है, ये धान की फसलों के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर जंगली जानवर है और जो धान के खेतों में जल भराव है, अगर धान की फसल को उससे नुकसान होता है तो उसका हर्जाना मिलेगा। और ये किसके लिए है? तो ये खरीफ की फसल के लिए लागू किया गया है। किसके लिए है? तो सिर्फ खरीफ की फसल के लिए लागू किया गया है। जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये कब शुरू हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत जो हमारी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है उसका 2.5% प्रीमियम, जो हमारी रबी की फसल है, रबी की फसल का 1.5% प्रीमियम, और जो हमारी नकदी की फसल है, नकदी की फसल, उनका 5% प्रीमियम जमा किया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 15 अक्टूबर को मनाया गया, ये तो आपको याद ही होगा, 15 अक्टूबर। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने किस नाम से पहला संयुक्त कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप CSG अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका नाम है कोंकण। श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां पर है? तो हरियाणा में। हाल ही में पर्पल फेयर 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये गोवा में उद्घाटन हुआ है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किस सम्मान से नवाजा गया? तो इनको मानद ऑस्कर की उपाधि मिली है। ये बड़े फेमस हीरो हैं हॉलीवुड के, इनको मानद ऑस्कर की उपाधि हाल ही में प्रदान की गई है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने करंट के 10 सवालों और उनसे जुड़े हुए स्टैटिस्टिक्स जीके को देखा। तो कृपया अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।